नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस नए सेशन में। इसमें हम बात करेंगे एचपी टेट आर्ट्स पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। और ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ये पूछे गए हैं 2017 और 18 में। इसमें हम लगभग 60+ क्वेश्चन आज देखेंगे और ये पार्ट 9 रहेगा। इससे पहले हमने इसके 8 पार्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ फसल नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं पर जो है विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन दिए गए हैं ज्वार, मक्का, मूंगफली, गेहूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गेहूं जो है ये रबी फसल है और ज्वार, मक्का, मूंगफली जो है ये खरीफ फसलें हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। आपको ये बताना कि खरीफ फसल जो है कब बोई जाती है और रबी फसल जो है वो कब बोई जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें पूछा गया है सलाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सलाल जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये है चिनाब नदी पर। और कहाँ पे है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको ये बताना है कि झेलम, रावी और सतलुज नदी की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। चलिए सतलुज की मैं आपको बता देता हूँ। सतलुज की सबसे प्रमुख है वो है भाखड़ा, और इसी के साथ दूसरी जो है वो नाथपा, झाकड़ी। ये दो रखनी है आपको याद सतलुज से। और झेलम और रावी की आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत के किस संघीय क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर मौजूद है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली में जो है वो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर संघीय क्षेत्र में सबसे अधिक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक वन क्षेत्र से ढका हुआ है। यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो वनों से ढका हुआ है। और हरियाणा के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर भारत में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में गंगा का मैदान निम्न में से किसके बीच स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं दक्कन का पठार और नर्मदा नदी के बीच, या फिर दक्कन का पठार और अरावली पर्वत के बीच, या फिर उपमहाद्वीपीय पठार और नर्मदा के बीच, या फिर उपमहाद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा का जो मैदान है वो उपमहाद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच स्थित है। वहीं पर बात करें उपमहाद्वीपीय पठार और नर्मदा, इसी के साथ दक्कन और अरावली पर्वत के बीच जो है यहाँ पर मध्य भारत का जो है क्षेत्र आता है। और दक्कन और नर्मदा नदी जो है इसके बीच प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ पे हो गया हमारा गंगा का मैदान। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें पूछा गया है कंचनजंगा चोटी निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाद्री। हिमाद्री को हम क्या कहते हैं, इसको हम महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ऊंचे क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं वो पाए जाते हैं। तो कंचनजंगा जो है वो हिमाद्री में पाई जाती है, यानी कि महान हिमालय क्षेत्र में। वहीं पर बात करें सह्याद्री के बारे में, तो सह्याद्री जो है ये इनको पश्चिम
घाट जो है उसके नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई जो है ये दक्षिण भारत की जो है क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। नर्मदा और ताप्ती निम्न में से किस दिशा में बहती हैं? यानी जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है वो किस दिशा की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम की ओर जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। देखिए ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया, तो नर्मदा नदी जो है ऐसे बहती है इस तरफ को, और ताप्ती नदी भी जो है इस तरफ को ही बहती है, यानी पश्चिम की तरफ बहती है। वहीं पर बात करें भारत की अधिकांश नदियों के बारे में, तो भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो इस तरफ को बहती हैं, और हिमाचल की जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम की ओर ही बहती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें पूछा गया है भूपटल पर निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है वहां पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और ऑक्सीजन जो है ये भूपटल पर लगभग 46.6% पाई जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें पूछा गया है ज्वालामुखी जो अक्सर फूटते हैं उन्हें कहते हैं, यानी जो ज्वालामुखी बार बार फटते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनको हम जीवंत ज्वालामुखी कहते हैं, या फिर सक्रिय ज्वालामुखी भी उनको कहा जाता है। विलुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि कभी भी अब नहीं फटेंगे, या जिनका फटना जो है खत्म हो चुका है। और वृत्तीय ज्वालामुखी कोई भी ज्वालामुखी इस प्रकार का नहीं होता है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय से शांत हैं, यानी लंबे समय से उनमें कोई भी हलचल नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में कभी भी वो फट सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हमने यहाँ पे देखे। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें पूछा गया है पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं समतल, वृत्त, गोलाकार या अंडाकार। तो पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो है अंडाकार, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जियोइड भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें पूछा गया है देशांतर में समय का अंतर कितना होता है? यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितना समय का अंतर होता है? तो एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व धरोहर स्थान का दर्जा होगा, यहाँ पे स्तर नहीं होगा, यहाँ पे होगा दर्जा, किसके द्वारा दिया जाता है? यानी किसी भी स्थान को विश्व धरोहर का दर्जा जो है वो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को जो है ये किसी भी स्थान को विश्व धरोहर का दर्जा देता है। और यूनिसेफ के बारे में बात करें तो ये बच्चों के कल्याण और शिक्षा के लिए काम करता है। यूएनओ के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सभी देशों का। यूएनडीपी की बात करें तो ये विकास और गरीबी को खत्म करने के लिए कार्य करता है। आपको ये बताना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि क्या यूनेस्को यूएनओ का हिस्सा है या फिर नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें पूछा गया है प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप है वो क्या होते हैं? आपको इसमें प्रायद्वीप की परिभाषा बतानी है। तो प्रायद्वीप जो है वो होता है तीनों ओर से पानी से घिरा एक भूमि का टुकड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पर बात करें चारों ओर से पानी से घिरे जो टुकड़े होते हैं भूमि के, उनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं द्वीप। और ये हो गया हमारे पास प्राय द्वीप। वहीं पर बात करें कि भूमि का एक टुकड़ा जो
दो ओर से पानी से घिरा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई भी दो ओर से पानी से घिरा हुआ टुकड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट। और भूमि का टुकड़ा जो एक ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? यानी भारत में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप जो है ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। और ये है कहाँ पे? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप में है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। इसमें पूछा गया है कौन से राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती? तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत ऑप्शन हैं। और जब ये पेपर हुआ था 2017 में तो इसका नंबर जो है सभी को दिए गए थे, क्योंकि उत्तराखंड की जो सीमा है वो चीन और नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से लगती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कम से कम 3 ऐसे राज्यों का नाम बताना है जिनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है, और कम से कम 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताना है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें पूछा गया है मोरिन प्रजाति है, यानी मोरिन जो है वो किस की प्रजाति है? तो मोरिन जो है वो भेड़ की एक प्रजाति होती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वहीं पर आपको बकरी की भी एक प्रसिद्ध प्रजाति के बारे में याद रखना है और जो है पशमीनी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें पूछा गया है लू शब्द संबंध रखता है, यानी लू शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले हैं गर्मी से और गर्म हवा से। तो आपको ध्यान रखना है कि लू शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है गर्म हवा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और ये कब चलती है? ये गर्मियों में चलती है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे। कब चलती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चलती है गर्मियों में। और कहाँ पे चलती है? तो ये चलती है उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे। वहीं पर हम बात करें ठंडी हवा के बारे में, तो ठंडी हवा जो होती है इसको हम कहते हैं शीत लहर। और ये शीत लहर भी जो है उत्तर भारत में चलती है। कब? सर्दियों के मौसम में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। इसमें पूछा गया है नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह जो है हम पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें पूछा गया है वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल में आपको ध्यान रखना है कि 5 मुख्य परतें हैं। कितनी? 5। जिसमें पहली परत है क्षोभ मंडल, दूसरी परत है समताप मंडल, तीसरी परत है मध्य मंडल, चौथी परत है आयन मंडल और पांचवी जो परत है वो कौन सी है? वह है बाह्य मंडल। तो ये कुल 5 परतें हैं वायुमंडल की। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है एंजल झरना, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1979 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें पूछा गया है मैंग्रोव वन पैदा होते हैं, यानी मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पर होते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में और उसी के साथ दलदली जो क्षेत्र होता है तटीय, वहां पर उत्पन्न होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें पूछा गया है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। और ये कब चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 1984 में। और इसी के साथ हम बात करें ए हिलेरी के बारे में, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे और इनके साथ जो शेरपा चढ़े थे वो थे तेनजिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तेनजिंग शेरपा। और ये दोनों जो हैं ये हैं पहले व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। जूको तबई की बात करें तो ये प्रथम महिला हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ती हैं और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं जापान से। और उसी के साथ बात करें संतोष यादव के बारे में, तो संतोष यादव जो है भारत की प्रथम महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा गया है सूर्य की रोशनी की गति है, यानी जो सूर्य की लाइट है उसकी स्पीड क्या है? तो सूर्य की रोशनी की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य हुआ है कथक। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का मैंने आपको बता दिया भारतनाट्यम। केरल के 2 हैं, पहला है कथकली और इसी के साथ जो दूसरा है वो है मोहिनी अट्टम। ये ध्यान में आपको रखने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें पूछा गया है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो उड़ीसा में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। वहीं पर हम बात करें आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध मंदिर है जो कि एचपीटेट में बार बार पूछा जाता है वो है तिरुपति बाला जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है हम्पी के जो मंदिर हैं वो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा केरल से भी अगर आपको याद रखना है तो केरल से आपको याद रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये आपको केरल से याद रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा गया है देशांतरों की कुल संख्या है, यानी कितने देशांतर जो है वो हैं? तो देशांतरों की कुल संख्या जो है वो 360 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं पर हम बात करें अक्षांशों के बारे में, तो अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो अक्षांशों की कुल संख्या है 181। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें 90 डिग्री जो है यानी 90 जो है उत्तरी होते हैं और 90 दक्षिणी होते हैं और एक जो है वो भूमध्य रेखा होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें पूछा गया है एक नॉटिकल मील बराबर है, यानी एक नॉटिकल माइल जो है किसके बराबर होता है? इसी के साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि जो नॉटिकल माइल है ये काम करता है
समुद्र की दूरी मापने का, यानी समुद्र की दूरी को जो मापते हैं ये उसका एक तरीका होता है नॉटिकल माइल्स। जैसे हम जमीन पर किलोमीटर्स में मापते हैं, माइल्स में मापते हैं, उसी तरह समुद्र में जो है वो नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आपको ये बताना है कि समुद्र की गहराई जो है वो हम किसके द्वारा मापते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक है, यानी वहां पर सर्वाधिक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति जो है वहां पर जनसंख्या का शारीरिक घनत्व सबसे अधिक है। अब बात करें कि जनसंख्या का शारीरिक घनत्व होता क्या है, तो ये होता है कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात, यानी कि कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि का जो अनुपात होता है उसको शारीरिक घनत्व कहा जाता है जनसंख्या का। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में मंडी मंडल जो है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कुल मंडलों की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल मंडल 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मंडी, दूसरा हो गया हमारे पास कांगड़ा और तीसरा हो गया शिमला। तो मंडी जो है उसके अंतर्गत आते हैं कुल 5 जिले, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। मंडी के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। वहीं पर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। शिमला की बात करें तो शिमला के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 जो है ये कांगड़ा के अंतर्गत आते हैं और 3 जो है ये शिमला के अंतर्गत आते हैं और 5 हैं ये मंडी के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के बारे में। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, यानी सबसे पुरानी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है वो है सानन, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सानन कहाँ पे है, तो ये जोगिंदरनगर मंडी में स्थित है और ये बन गई थी 1932 में। बनेर कहाँ पे है, तो बनेर कांगड़ा में है। भाखड़ा कहाँ पे है, तो भाखड़ा जो है ये बिलासपुर ज़िले में है और ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1963 में। और थिरोट जो है ये कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति में है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें पूछा गया है टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉन्स जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ब्यास, सतलुज और रावी की जो सहायक नदियां हैं वो बतानी है, सिर्फ मेन आपको बतानी है, 1 से 2। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें पूछा गया है चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चांद से जो है लाइट को धरती पर पहुंचने में केवल 1.3 सेकंड लगते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं पर हम बात करें 8 मिनट 16 सेकंड के बारे में, तो ये समय लगता है सूर्य की किरणों को पहुंचने में, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है। तो मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी की बात करें तो पोलैंड की जो राजधानी है वो है वार्सा, ये आपको ध्यान में रखना है। और वार्सा की संधि कब हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसी के साथ ग्रीनलैंड की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है वो है नुक। क्या है? नुक जो है वो ग्रीनलैंड की राजधानी है। माल्टा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है वैलेटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें पूछा गया है सबसे गर्म, चमकीला और धरती के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे गर्म, चमकीला और धरती के नजदीक ग्रह है वो है शुक्र, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुध की बात करें तो बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। और मंगल जो है इसकी बात करें तो ये पृथ्वी के बाद आता है और इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र जो है इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे जो हमारे पास प्रश्न हैं वो रहेंगे 2018 से, यानी 1 से लेकर 34 तक जो प्रश्न थे ये पूछे गए थे 2017 में। अब है 2018 के प्रश्न। इसमें है गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मियों में जो क्रिसमस का पर्व है वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36 को। इसमें पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27। यानी 27 दिन जो है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं और इतने ही दिन ये अपनी धुरी पर घूमने में भी लगाता है। तो 29 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 29 दिन जो है ये दो पूर्णिमाओं के बीच का जो समय होता है वो होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें पूछा गया है किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये प्रश्न जो है फिर से पूछा गया, यानी 2017 में भी ये पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया। इससे पहले आई थिंक 2014 के आसपास भी ये प्रश्न पूछा गया था। जहाँ तक मुझे याद आ रही है तो लगभग 2012, 13, 14, 16 और 17, 18 में ये प्रश्न पूछा ही गया है। इसके बाद भी आगे भी पूछा गया है। जब हम अगले पार्ट लाएंगे तो आपको फिर से ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और सबसे आसान प्रश्न है कि पृथ्वी को जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये बताना है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भोर का तारा हम किसे कहते हैं। ऑप्शन यही रहेंगे ये जो अभी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या है। तो ये प्रश्न भी फिर से पूछा गया, यानी इससे पहले 2016 या 14 के आसपास ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंबई में जो है रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या है। वहीं पर अहमदाबाद के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। 39 में है गिर जंगल संबंधित हैं हाथी, सिंह, राइनो, मगरमच्छ। तो ये प्रश्न जो है 2012 में इससे पहले पूछा गया था, 2018 से पहले, बिल्कुल सेम टू सेम। और अगर हम बात करें कि इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो 2012, 13, 14, 15, 16 में भी पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह, यानी गिर जंगल जो है वो शेर से संबंधित हैं। कहाँ पे हैं? तो ये गुजरात में है। इसके अलावा जब हमारा ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट था, यानी पार्ट नंबर 7, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाथी जो है इनके लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो है पेरियार, जो कि केरल में है। और राइनो के लिए आप सभी जानते हैं काजीरंगा है, जो कि असम में है। और मगरमच्छ के लिए जो है वो है भितरी कणिका। भितरी कणिका कहाँ पे है? तो वो है
उड़ीसा में, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? तो भारत में जो है रबड़ सबसे अधिक उगाया जाता है केरल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? यानी मानचित्र पर हमें जलाशय दिखाने हैं तो हम किसके रंग का प्रयोग करेंगे? तो जलाशयों को दिखाने के लिए मानचित्र पर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं पर काले रंग का बात करें तो काले रंग का प्रयोग किया जाता है रेल मार्ग को दर्शाने के लिए, और इसी के साथ सीमाओं को दर्शाने के लिए हम काले रंग का प्रयोग करते हैं। सफेद रंग का प्रयोग हम करते हैं बर्फ से ढके हुए स्थानों को दर्शाने के लिए, और भूरे रंग जो है इसका प्रयोग करते हैं हम पहाड़ों या फिर ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं उनको दिखाने के लिए। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है धर्मशाला में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लाहौल स्पीति में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें पूछा गया है सिक्किम की राजधानी है, तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिसपुर की बात करें कि दिसपुर कहाँ की राजधानी है, तो ये है असम की राजधानी। शिलोंग की बात करें कि शिलोंग कहाँ की राजधानी है, तो ये है मेघालय की राजधानी। कोहिमा की बात करें कि कोहिमा कहाँ की राजधानी है, तो ये है नागालैंड की राजधानी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये सेकंड नंबर पर आता है। हिंद महासागर की बात करें तो ये थर्ड नंबर पर आता है, और आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये सबसे छोटा महासागर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। तो ये सभी जानते होंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। इसी के साथ आपको इन ऑप्शनों में से ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये है। और टिहरी का आपको पता लग गया कि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊंचा अगर सिंपल पूछा जाए तो टिहरी, अगर गुरुत्वीय पूछा जाए तो गुरुत्वीय में जो सबसे ऊंचा बांध है वो भाखड़ा बांध है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में और इसी के साथ ये भारत में भी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये है मानसीन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में कुल कितने राज्य हैं?
तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें भारत में जो कुल राज्य थे वो 29 थे, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन अब कितने हैं? 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के बारे में। इसमें पूछा गया है विटीकल्चर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि पशुपालन को क्या कहा जाता है, तो पशुपालन को कहा जाता है हस्बेंड्री। रेशम कीट की बात करें कि रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। और विटीकल्चर का आपको पता लग गया कि अंगूर की खेती को कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के बारे में। इसमें पूछा गया है सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के किस भाग का है, यानी वो नक्षत्र मंडल में किस भाग में पाया जाता है। तो देखिए इसके जो है 2 आंसर होंगे, यानी ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी सही होगा। सप्तऋषि जो तारामंडल है वो उर्सा मेजर में पाया जाता है और उर्सा मेजर का जो दूसरा नाम है वो बिग बियर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों एक ही है, ये ध्यान में रखना है। ध्रुव तारा की बात करें तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, यानी उत्तर दिशा के बारे में हमें बताता है। और सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में सूर्य और इसके ग्रह और जितने भी पिंड है वो सभी आते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें पूछा गया है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी अक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो इसका अक्षीय सतह है इससे ये कोण जो है कितने डिग्री का बनता है। तो इसके अक्ष से जो है ये कोण लगभग 66.5 डिग्री का बनता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कक्षीय सतह का कोण। और ये जो 23.5 डिग्री है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसको हम कहते हैं अक्ष झुकाव। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें पूछा गया है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो रेत है ये पाया जाता है केरल के तट पर, और इसमें जो सबसे अधिक खनिज पाया जाता है वो है थोरियम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, यानी कि जितना भी जल पृथ्वी में पाया जाता है उसका कितना भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 97% जो जल है या कुल जल का जो 90% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है और केवल 3% भाग जो है वो नदियों, नालों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसमें पूछा गया है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा, यानी उड़ीसा से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है।
यानी विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जिसका सबसे अधिक जल क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसका जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। वहीं पर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है जल की मात्रा के हिसाब से। सबसे बड़ी नदी जल मात्रा में। वहीं पर गंगा की बात करें तो ये सबसे बड़ी नदी है लंबाई में, और नील नदी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है लंबाई में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 के बारे में। इसमें पूछा गया है धगर किस प्रदेश का चरवाहा है? यानी धगर जो है वो किस प्रदेश के चरवाहे हैं? तो धगर जो है वो महाराष्ट्र के चरवाहों को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बकर वाल। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे हैं उनको हम कहते हैं गद्दी, और गुज्जर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चरवाहों को कहा जाता है। महाराष्ट्र के मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं धगर। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं वो है रायका। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिश होती है उन क्षेत्रों में जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और ये जो 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर पाए जाते हैं अर्ध शुष्क वन, और 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं कंटीली झाड़ियों वाले वन या फिर कंटीली झाड़ियाँ। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा बैक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे अधिक बैक्साइट कहाँ पे होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बैक्साइट का उत्पादन होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत की बात करें कि भारत में कहाँ पे होता है तो भारत में जो है ओडिशा जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है बैक्साइट का, ये भी ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 के बारे में। इसमें पूछा गया है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? यानी कि किस महाद्वीप में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप में जो है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 के बारे में। इसमें पूछा गया है कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है एचपीटेट में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसको हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं, उगता हुआ सूरज के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 के बारे में। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर हम बात करें कितनी परसेंट है तो ये लगभग 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन जो है 0.93 यानी 93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये पाई जाती है 0.04%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें पूछा गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 फरवरी की बात करें कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। प्रश्न नंबर 64 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं, यानी भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब तक लगभग ये 3 से 4 बार ये प्रश्न आ चुका है 2012 से लेकर 2018 के बीच। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ड्यूरंट रेखा की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 के बारे में। इसमें पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे। आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन फ्लड है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन जो है वो ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं। इनको भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। वरलॉग की बात करें तो वरलॉग जो है इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है कहाँ पे, तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। वहीं पर बात करें हैदराबाद आउटर रिंग रोड की कि ये कहाँ पे है, तो ये है तेलंगाना में। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोत मंडी को कुल्लू से अलग करता है। तो मंडी को कुल्लू से अलग करता है दुलाच्ची दर्रा। और कभी कभी ये प्रश्न इस तरह से आता है कि मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाला जोत या दर्रा कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये है दुलाच्ची, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोबिया दर्रे की बात करें तो ये पाया जाता है चंबा और लाहौल के बीच। सच दर्रा जो है ये पाया जाता है चंबा और पांगी के बीच। इंद्रहार दर्रा जो है ये है कांगड़ा और चंबा के बीच। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 के बारे में। इसमें पूछा गया है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब आपको बताना है कि भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, ये आपके लिए रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन HPTET में जियोग्राफी सेक्शन से पूछे गए हैं उनके बारे में। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि 2020 के बाद जो है HPTET 2 बार होने लगा था, जून और जुलाई में, जो कि अभी भी
हो रहा है। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी नया सीखा होगा या फिर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।